तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का पार्ट 1 यानी हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो जो है हम लोग पहले अपलोड कर दिए हम। तो उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये जो हमारा है पार्ट 2 वीडियो है हिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये आपको जो हम पढ़ाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाए थे, तो उसका ही थोड़ा सा भी रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों का हम पहले पढ़ाए थे। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यानी कि महाद्वीप की संख्या कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 7 ताकि आपको याद हो जाएगा। देखिए महाद्वीप की संख्या हम बताए थे, पूरे विश्व में महाद्वीप 7 है। पूरे विश्व में महाद्वीप कितना है? 7 है। कौन कौन है? तो आपको बताए थे एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और आपको अंटार्कटिका बताया है, उसके बाद यूरोप बताया है, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया बताया है ना। तो ये 7 महाद्वीप है। अब पूछेगा कि विश्व में सबसे यानी कि बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। हमसे आपसे पूछे कि छठा महाद्वीप, विश्व के सबसे बड़ा छठा महाद्वीप कौन है, तो आप बोलिएगा यूरोप है ना। तो हम आपको बता दिए थे पहले कल की वीडियो में। हम आपसे मोटा मोटी बात यानी रिवीजन करके पूछ लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछते हैं यहाँ पर ही कि बताइए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो हम बोले थे आपको राष्ट्रवाद के बारे में, है ना। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, जल्दी बताइए आप लोग, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। देखिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो हम आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम, स्नेह, लगाव, गर्व हो देश के प्रति, यानी देश के प्रति प्रेम, लगाव, गर्व, स्नेह की भावना रखता हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताए थे इसमें, है ना। चलिए इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि आपको बताए थे प्रेम होना चाहिए देश के प्रति, उसको लगाव यानी स्नेह भी होना चाहिए, है ना। स्नेह लिख देते पहले, स्नेह, लगाव और गर्व, ये 4 बात अगर उसके पास है तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद, तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, गर्व के भावना रखता हो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद के परिभाषा कौन दिया था, तो अर्नेस्ट रेनन दिया था। कौन दिया था? अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन दिया था? अर्नेस्ट रेनन दिया था आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा, ठीक है। ये परिभाषा दिया था राष्ट्रवाद की, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताए थे कि फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू जो था, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू। ये क्या किए थे? ये चित्र के माध्यम से फ्रांस की जनता यानी कि चित्र के माध्यम से आपको राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने में सहयोग किया था, और झंडा के माध्यम से, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियू देखिए ये आपको बताए थे। उसके बाद हम बोले थे कि यहाँ पर ही कि फ्रांस की, आपको बताया था कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है ना। हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस इसका नाम इसलिए पड़ा, इसलिए इसको इतिहास के जनक माना गया, क्योंकि ये जो थे मतलब कि इतिहास को एक कहानी के व्यवस्थित क्रम में लिख दिए थे, इसलिए इसके इतिहास के जनक कहा जाने लगा। और ये आपके ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखे थे इसमें फ्रांस की क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति, है ना। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, है ना। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति देखे थे हम लोग, है ना। फ्रांसीसी क्रांति, तो इसमें देखे थे कि यूरोप के जो राजा होते हैं, यूरोप में जो फ्रांस, यूरोप के अंदर कौन आता है? यूरोप के अंदर में आता है फ्रांस। तो फ्रांस में क्या था? राजा के शासन था। क्या था? राजा का शासन था। यहाँ पे राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था, ठीक है। राजतंत्र था, तो यहाँ पे राजा के शासन था। यहाँ के जो राजा था जिसका नाम था लुई 14वां। क्या नाम था?
यानी यहाँ के जो लुई 14वां जो था यहाँ पर ही ये था, इसको कहना था, इसका एक स्टेटमेंट था, इसका कहना था क्या कि मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। तो इस पे क्या हुआ था, वहाँ की जनता के अंदर बहुत ही बौखलाहट आ गया, गुस्सा आ गया, और इसको क्या किया, वहाँ से हटा दिया, उस पद पर से हटा के, यानी फेंक दिया भजा के, है ना हटा दिया। तो इसके बाद फिर एक राजा आया था, जो हम आपको बताए थे, एक राजा आया था जिसका नाम था लुई, यानी कि लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। ये जो आता है, ये 1789 में आता है। कौन में? 1789 में आता है। तो ये कैसा राजा था? तो निरंकुश राजा होता है। कैसा होता? निरंकुश होता है। निरंकुश राजा होता है। यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिखते हैं लुई 16वां। क्या था? लुई 16वां जो था ये निरंकुश राजा था। ये 1789 में आया था। 1789 में इसका आया था, है ना। ये निरंकुश राजा था। कैसा था? निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है कोई इस पर अंकुश नहीं। मतलब अंकुश का मतलब यह हुआ कि भारत देश में हम लोग देखते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होता है और सरकार को चेंज करते हैं। लेकिन इसका कहना था कि नहीं, मेरे ऊपर अगर हम कुछ भी करते हैं, मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, यानी मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हमारा मर्जी जो करना है करेंगे। तो यहाँ पे निरंकुश इसी ही था। तो यहाँ की जनता फिर गुस्सा में, एकदम पहले से गुस्सा में था जनता लुई 14वां से, और लुई 16वां के आने के बाद और गुस्सा में हो गई यहाँ की जनता। और क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ की जितने भी जनता है पकड़ के फांसी पर चढ़ा दिया, यानी गुलाटिन पर चढ़ा दिया। ठीक है। और इसकी मृत्यु हो जाती है लुई यानी कि 16वां की। उसके बाद यहाँ की जो जनता थे, यहाँ की जनता यानी कि इसको फांसी दे देता है। क्या करता है? फांसी दे देता है। फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ की जनता जो है यहाँ की जनता के द्वारा जो विद्रोह होता है, यानी विद्रोह हो जाता है लुई 16वां के खिलाफ, जनता विद्रोह करता है ना। जनता विद्रोह करता है। जनता विद्रोह करता है क्यों? फ्रांसीसी क्रांति, है ना। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, है ना। और यहाँ पे जनता क्या करता है? जनता जो है उसको पकड़ के लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लुई। आपसे पूछा है कि लुई 16वां को क्या हुआ, तो लुई 16वां को जनता द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो लुई 16वां को रुक जाइएगा, लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया, है ना। लुई 16वां को फांसी पर फिर चढ़ा दिया गया। उसके बाद यहाँ की जो जनता है, फ्रांस की जो जनता है, क्या की, अपना संविधान बनाया है। क्या बनाया? संविधान। एक संविधान बनाया। इस संविधान में क्या लिखा था? इस संविधान में लिखा था कि समानता का अधिकार लिखा था। समानता यानी समानता, है ना। समानता का अधिकार लिखा था अपने संविधान में। यानी जनता के सभी जनता है, जो फ्रांस के जितने भी जनता है, सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए ना। समानता का अधिकार लिखा ये अपना संविधान में। उसके बाद यहाँ की जनता को यहाँ की जनता बोले कि ये पितृभूमि है, मेरा देश जो है पितृभूमि है, और मैं यहाँ के नागरिक हूँ। इसलिए बोला नागरिकता, है ना। क्या बोला? नागरिकता बोला। तो यहाँ पे क्या बोला? ये पितृभूमि बोला कि मेरा जो ये देश है पितृभूमि है, जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता, है ना, पितृभूमि। और ये बोले क्या कि नागरिकता, मैं यहाँ के नागरिक हूँ, है ना, नागरिकता। उसके बाद यहाँ पे एक झंडा लाया गया, तिरंगा झंडा, ताकि लोग के प्रति गर्व हो, यानी देश के प्रति सभी लोगों को गर्व हो, है ना। जैसे कि भारत देश में एक झंडा है, अगर हमारे झंडा के प्रति कोई भी देश वाला अगर गलत नज़र से देखता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसके खिलाफ उतर जाते हैं, उसके खिलाफ विरोध करते हैं, एकदम तत्पर हो जाते हैं, उसको किसी भी तरह से मतलब कि रोकने की कोशिश करते हैं हम लोग, है कि नहीं। एकदम आवाज़ उठाते हैं बुलंदी से, है ना। उसी प्रकार में यहाँ के जो फ्रांस की जनता था, तिरंगा झंडा लाया, यानी फ्रांस की जनता जो तिरंगा झंडा बनाया, जो संविधान के माध्यम से, है ना, ताकि लोगों के गर्व हो और देश को बढ़ाने में आगे उसका सहयोग करे। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे एक फ्रेंच भाषा लाया गया। क्या?
फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा इसलिए लाया गया कि फ्रेंच भाषा फ्रांस में इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ के जितने भी जनता थे फ्रांस के जनता थे, और फ्रांस के अगल बगल के जो भी राज्य थे, जिला थे, वो सब क्या कहते हैं, सभी में अलग अलग भाषा बोला जाता था। तो क्या होता था, वहाँ पे लोगों को दिक्कत होता था, समस्या होता था, ताकि इसी के लिए वहाँ के जो लोग थे, यानी कि संविधान करे जो फ्रांस के जो जनता थे, वो सभी क्या सोचे कि नहीं, एक भाषा रहेंगे तो सभी में एकजुटता बढ़ेगा, सभी में यानी कि गहनता बढ़ेगा, सभी के विचार एक जैसा होगा, और ये अलग अलग भाषा रहेगा तो लोगों के अंदर भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इसीलिए भाषा एक कर दिए थे। भाषा कौन लाए? फ्रेंच भाषा लाए थे। क्या लाए थे? फ्रेंच भाषा लाए थे, जो हम आपको कल ही वीडियो में बताए थे। फ्रेंच भाषा यहाँ पे लाए ताकि सभी लोग एक जैसा बोलने लगे, है ना। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे जैसे कि दूसरा फ्रांस में बहुत सारा जो जिला था, स्टेट था, जो भी बंटा हुआ था भाग में, कितने भाग में टूट टूट के बिखर गया था। तो यहाँ पे टूट टूट के बिखरने का मतलब हम आपको बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि इस तरह फ्रांस है, फ्रांस जो है कई भाग में टूट टूट के बिखर गया था। तो यहाँ पे बिखर गया था ना, तो यहाँ पे फ्रांस के लोग अगर यहाँ पे इस एरिया में जाता है तो यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, फिर यहाँ से इस एरिया में जाता है तो टैक्स देना पड़ता है, यहाँ से इस एरिया में जाता है टैक्स देना पड़ता था, इस एरिया में जाता है टैक्स देना पड़ता था, यानी पूरा एरिया में अगर जा रहा है तो पूरा में टैक्स देना पड़ता था। इसलिए यहाँ फ्रांस के जितने भी जनता सोचे कि नहीं, अपने देश भर में किसी भी आयात निर्यात पर टैक्स नहीं लगेगा, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, टैक्स किसी भी प्रकार के नहीं लगा, यानी टैक्स कर को समाप्त कर दिए। क्या कर दिए? टैक्स कर को समाप्त कर दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? आयात निर्यात टैक्स समाप्त कर दिए। आयात निर्यात टैक्स समाप्त कर दिए। आयात निर्यात टैक्स समाप्त कर दिए। टैक्स, देखिए साउंड बोलते ही लिख लीजिएगा। आयात निर्यात टैक्स समाप्त कर दिए, है ना, समाप्त कर दिए, समझ गए। तो इस तरह के आयात निर्यात समाप्त कर दिए फ्रांस की जनता। और फ्रांस की जनता यहाँ के बहुत सारा राजा के शासन खत्म हो गया और यहाँ पे जनता के शासन आ गया फ्रांस में। तो जनता सभी खुश था, बहुत खुश थे यहाँ की जनता। अब जाहिर सी बात है, कहीं पे कोई देश है और वहाँ पे राजा के शासन है और वहाँ पे राजा के शासन खत्म हो जाता है तो जनता बिल्कुल खुश होंगे, एकदम स्वतंत्र होंगे, एकदम अपना आज़ादी से जी सकते, अपना जहाँ मन जहाँ जा सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका अब स्वतंत्र है ना। उसके बाद जब देखा कि अगल बगल के जो फ्रांस के अगल बगल के देश था, वैसे फ्रांस के अगल बगल के जो देश था, जैसे फ्रांस ही है ना, फ्रांस के अगल बगल के जो भी देश था, अगल बगल में जितने देश था, तो ये भी लोग सोचने लगा कि क्यों ना हम भी मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के कारण यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग जो थे मतलब कि फ्रांस के तरह ही सोचने लगे कि हम भी किसी तरह आज़ाद हो, ताकि हम भी अच्छा से जीवन जी सके, है ना, यहाँ के लोग। तो क्या किए ये लोग जो है फ्रांस के अगल बगल के देश, तो आपसे पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के कारण फ्रांस के अगल बगल के देश के कुछ लोग मिलकर जैकोबियन क्लब की स्थापना किए थे, है ना, जैकोबियन क्लब की स्थापना किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रांस के अगल बगल के देश क्या किए, जैकोबियन क्लब की स्थापना किए थे। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह मेरे पास कम है, यहाँ पे लिखते हैं, कोई बात नहीं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से फ्रांस के अगल बगल के देश के लोग मिलकर ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा साउंड इधर उधर के बज रहा है तो उस पर ध्यान में दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा फ्रांस के अगल बगल के देश के लोग मिलकर जैकोबियन क्लब की स्थापना किए। क्या किए? जैकोबियन क्लब की स्थापना किए। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया और हम आपको बताए थे। और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ फ्रांस की जो जनता था बहुत खुशी में थे कि वाह हम अपने देश को आज़ाद हो गए, हम राजा के शासन खत्म कर दिए, बहुत खुशी में थे, है ना।
बहुत खुशी में। जाहिर सी बात है, कोई भी देश अगर राजा के शासन है और वहाँ पे अगर राजा का शासन समाप्त होता है तो वहाँ की जनता बहुत खुशी होंगे, है ना, खुशी होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ तो खुशी तो थे ही। अब यहाँ पे की जनता क्या किए, बहुत खुशी थे, लेकिन सोच रहे थे कि अगल बगल के देश को भी आज़ादी किसी तरह, फ्रांस की जनता सोच रहे थे कि किसी भी तरह से फ्रांस की जनता जो है किसी वजह सोचा कि अगल बगल के जो फ्रांस के देश है उसको किसी भी तरह से आज़ाद दिला जाए। बस उसी आज़ादी मतलब ज़्यादा फरफराने लगे फ्रांस, जिसके कारण फिर से वहाँ पे क्या हो गया, राजा के शासन आ जाता है। किसका आ जाता है, राजा के शासन आ जाता है। अब फिर से राजा के शासन जब आ जाता है तो जितना भी जो संविधान बनाते हैं, ये संविधान बनाए हैं, इस सारा शासन खत्म कर देता है। फिर ये सब क्या हो जाता है, शासन समाप्त कर देता है। ये सब जो व्यवस्था मिला था संविधान के माध्यम से, संविधान को खत्म कर देता है राजा का जब शासन होता है। तो राजा के शासन जब आता है यहाँ पर ही, तो वहाँ पे एक देखिए, पहले सुन लीजिए कि फ्रांस, आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। स्वतंत्रता के मतलब हम बताए थे, जो अपना हिसाब से जी सकता है, अपना हिसाब से चल सकता है, जो अपना हिसाब से खा सकता है, घूम सकता है, उसको स्वतंत्रता बोलते हैं। समानता उसको बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति को समानता यानी नहीं मिलता है। जैसे समानता का मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को 5 केजी अनाज मिला है सरकार के माध्यम से, तो नेक्स्ट यानी दूसरे व्यक्ति को भी 5 केजी ही अनाज मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं समानता। अगर किसी व्यक्ति के 10 केजी आलू मिला है तो दूसरे व्यक्ति को भी 10 केजी आलू मिलना चाहिए, तो वो समानता हो गया। और बंधुता किसको बोलते हैं, जो फ्रांस के जो लोग थे तो बोले थे कि बंधुता है, यहाँ पे जितने भी जो देश के लोग हैं, नागरिक है, सब जो है भाई भाई है, इसी के लिए बोला बंधुता, समझ गए। और यहाँ पे जब फिर से यहाँ पे राजा का शासन आ गया फ्रांस में, तो यहाँ पे एक इसको अभी सबको मिटाते हैं, ठीक है, ये हम आपको रिवीजन करा है। अब जो मेन बात है यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा खांसी हो रहा है, मैनेज कीजिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1799 में 1799 में नेपोलियन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट आता है। तो 1799 में आने से पहले क्या करता है, फ्रांस आने से पहले 40 जो देश है उसका आज़ाद कर रहता है, यानी आज़ाद कर दिया जाता है, आज़ाद करा देता है नेपोलियन बोनापार्ट, आज़ाद करा देता है। तो इसको नाम बड़ा चर्चा में रहता है। अब सिंपल सी बात है, कोई बड़ा काम करता है उसको नाम चर्चा में बन जाता है ना। और आज के समय में देखते हैं, अगर कोई छोटा यानी छोटा चाहे बड़ा जो भी काम करता है, सोशल मीडिया पर एकदम ट्रेंडिंग में चल जाता है आज के समय में। और उस समय में भी वो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत चर्चा में था कि 40 राज्य के मतलब कि राजा को हरा दिया था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस आने से पहले, ठीक है। तो यहाँ फ्रांस की जनता क्या सोचा, फ्रांस की जो जनता था, यहाँ की जनता जो था, सोचा क्या कि क्यों ना नेपोलियन को बुलाया जाए और फिर हमको यहाँ से फिर से राजा का शासन यानी फ्रांस से ख़त्म किया जाए। तो नेपोलियन फिर आता है 1799 में, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखे थे पहले फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के नारा यह था, बोला था स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता। क्या था, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, समानता और एवं बंधुता, है ना। क्या था, बंधुता, आप बोल सकते हैं बंधुता के नारा था, है ना, बंधुता। ये सब मतलब फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अब यहाँ पे 1799 में कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे आता है 1799 में, नेपोलियन बोनापार्ट। जल्दी जल्दी बोलिएगा, जोरे जोरे, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में आता है। 1799 में कहाँ एंट्री मारता है, फ्रांस में। कहाँ मारता है, फ्रांस में। ये फ्रांस में एंट्री जब मारता है ना, फ्रांस में जब एंट्री मारता है नेपोलियन बोनापार्ट, तो फिर से क्या करता है, यहाँ के राजा शासन खत्म कर देता है, यानी राजा के शासन खत्म कर देता है। राजा का शासन क्या हो जाता है, खत्म कर देता है। उसके बाद नेपोलियन जो है एक कानून बनाता है जिसका नाम होता है नेपोलियन संहिता, या उसी को बोलते हैं नेपोलियन कानून, या उसी को बोलते हैं नेपोलियन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे नेपोलियन संहिता लगा देता है। नेपोलियन संहिता इसलिए लगाता है ताकि जनता के लाभ हो। अब कोई भी जनता क्या सोचेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो आए हैं, मतलब नेपोलियन जब आया है तो हमारे लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम किया। नेपोलियन क्या लगा दिया, नेपोलियन संहिता। क्या लाया, नेपोलियन संहिता। और यह इसी को बोलते हैं, नेपोलियन कोड। क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड, ठीक है, नेपोलियन
कोड। नेपोलियन कोड लाया था 1804 में। कब लाया था? 1804 में लाया गया था, ठीक है, नेपोलियन कोड। उसके बाद फिर से यहाँ पे जितने भी संविधान में वो फ्रांस की जनता लिखा था सभी को वापस रिटर्न ला दिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आयात निर्यात वापस लौटा दिया। क्या किया? आयात निर्यात को लौटा दिया, यानी आयात निर्यात को समाप्त कर दिया। कौन कर दिया? नेपोलियन खत्म कर दिया, ठीक है, आयात निर्यात समाप्त कर दिया, आयात निर्यात समाप्त कर दिया। उसके बाद ये बोले क्या कि कानून के समक्ष सब बराबर है। क्या बोला? कानून के समक्ष। देखिए आप, कानून के समक्ष यहाँ पे सब बराबर है। जैसे भारत में देखते हैं, अगर कितनों पैसा वाला है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है ना, सभी के लिए कानून बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार में यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट बोला क्या कि कानून के लिए सभी बराबर है ना, कानून के लिए सभी बराबर है। कानून बोला, कानून के समक्ष सब बराबर है। क्या बोला? कानून के समक्ष सब बराबर है। कौन बोला? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद यहाँ पे नेपोलियन जो क्या किया नेपोलियन संपत्ति का अधिकार दिया। क्या दिया? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया। संपत्ति का अधिकार क्या होता है? देखिए, अब संपत्ति का अधिकार पहले के समय में क्या था, जो पुराने समय की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि अगर कोई किसान चाहे कोई भी मजदूर है, काम करता है, तो उसको टैक्स जो है ना राजा को देना पड़ता था। लेकिन अब क्या कि नहीं, बोला कि जितने भी मजदूर है, चाहे जो भी है जनता है, वो अपना पैसा जितना कमाता है सब अपने पास रख सकता है। उसको बोलते हैं संपत्ति के अधिकार, ठीक है, यानी उसका भी अधिकार है अपना संपत्ति रखने का, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या किए? जन्मजात खत्म करे। जन्मजात किसको बोलते हैं? तो जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। खत्म क्यों किए? कि देखिए, पहले क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट जो जन्मजात का अधिकार था, जन्मजात का अधिकार में अगर किसी का घर में 4 भाई है, ठीक है, 4 भाई है, अगर बड़ा भाई सबसे बड़ा भाई है तो मतलब जो उसका जो बड़े भाई है उसी का अधिकार होता था संपत्ति पर। बाकी बात 3 भाई जो बच गए शेष, उसका अधिकार कुछ भी नहीं है संपत्ति पर। इसीलिए वो अधिकार को समाप्त कर दिए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर लिखेंगे जन्मजात अधिकार खत्म कौन किए? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जन्मजात अधिकार समाप्त किए। कौन? यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो है जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किए? यहाँ पे फ्रेंच भाषा फिर वापस से ला दिए, है ना। क्या किए? फ्रेंच भाषा को ला दिए, फ्रेंच भाषा फिर से ला दिए, है ना। फ्रेंच भाषा फिर से वापस ला दिए, फ्रेंच भाषा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो संविधान में पहले लिख रहे थे वो सभी फिर वापस लौटा दिए, फ्रेंच भाषा। उसके बाद मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि इसी बात को यहाँ जो लिखना है ना हमको, उसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति, यानी पहले के समय में क्या था, योग्यता। अगर कोई 10वां पढ़ा है तो उसको बीए वाला नौकरी दिया जाता था, और कोई बीए पढ़ा है उसको 10वां वाला नौकरी दिया जाता था, ठीक है। तो इससे कुछ सिस्टम को ख़त्म कर दिए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ पे इस नियम था? फ्रांस में नियम था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ख़त्म कर दिए। क्या बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कि नेपोलियन बोनापार्ट बोले कि नहीं, जो जैसा योग्यता है उसके पास वैसा नौकरी दिया जाएगा। अगर वो मैट्रिक पास है तो मैट्रिक वाला ही उसका नौकरी मिलेगा, अगर 12th पास है तो 12th वाला नौकरी मिलेगा, जो ग्रेजुएशन पास है ग्रेजुएशन वाला, यानी योग्यता के आधार पर उसको नौकरी दिया जाएगा। यानी जैसा उसके पास योग्यता होगा वैसा नौकरी उसको दिया जाएगा। तो यानी योग्यता के आधार पर नियुक्ति किया। कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर, योग्यता के आधार पर नियुक्ति, योग्यता के आधार पर नियुक्ति, योग्यता, देखिए ध्यान से, योग्यता के आधार पर नियुक्ति, योग्यता के आधार पर नियुक्ति किए। क्या किए? नियुक्ति किए, ठीक है। अब क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट तो इतना काम कर चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस के अगल बगल के जितने भी देश थे, अब ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस के अगल बगल के जितने भी देश थे, फ्रांस के, ये फ्रांस है, फ्रांस के अगल बगल में जितना भी देश है, अगल बगल में ये फ्रांस है, इसके अगल बगल में जितना भी देश है, ये सब क्या सोचने लगे कि अरे वहाँ पे जो नेपोलियन गया है तो वहाँ के जो है ना फिर से राजा के शासन समाप्त कर दिए हैं, और वहाँ के जनता बहुत खुश है। और यहाँ के जनता क्या करने लगे? पिता की तरह मानने लगे नेपोलियन के। फ्रांस की जनता पिता की तरह नेपोलियन को मानने लगा, बोला कि पिताजी है ना। तो नेपोलियन को पिता की तरह मानने लगे, है ना। तो क्या किए?
नेपोलियन के जो है ना फ्रांस के अगल बगल के जितने मतलब देश है, ये फ्रांस के अगल बगल के देश है, तो यहाँ के लोग क्या बोले कि क्यों ना नेपोलियन को बुलाया जाए अपने देश में, ताकि यहाँ पर भी राजा के शासन को ख़त्म कर दे और हम लोग स्वतंत्र है ना। तो इसके कारण नेपोलियन फिर क्या करता है, फ्रांस से बाहर जाता है। कहाँ जाता है, फ्रांस से बाहर जाता है। और फ्रांस से जब बाहर आता है तो ध्यान से देखिएगा, नेपोलियन अब फ्रांस से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। फ्रांस से बाहर, ठीक है, फ्रांस से बाहर आ रहा है कौन, नेपोलियन, बाहर, ठीक है, फ्रांस से बाहर आ रहा है नेपोलियन। जब नेपोलियन फ्रांस से जब बाहर आता है तो यहाँ पे पहले आता है इटली में आता है। कहाँ पे, इटली में आता है। आप लोग बताइएगा इटली की राजधानी कहाँ है, आप लोग इटली की राजधानी जरूर बताइएगा, इटली की राजधानी आप लोग बताइए, ठीक है। उसके बाद जर्मनी आता है। कहाँ, जर्मनी, यानी जर्मन, ठीक है, जर्मनी आता है। तो इटली की राजधानी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, और जर्मनी की राजधानी क्या हुआ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आता है ना इटली में, तो इटली में 2 राज्य की स्थापना करता है, 2 राज्य की स्थापना करता है, 2 राज्य, एक राज्य का नाम होता है सेलस बियन गणराज्य, ठीक है। सेलस नाम थोड़ा सा अल्टर है, याद करिएगा ध्यान से, सेलस बियन गणराज्य, ठीक है, गणराज्य की स्थापना करता है। एक राज्य का नाम होता है टांस बीडन गणराज्य, ठीक है, गणराज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्थापना करने के बाद जर्मन आ जाते हैं। जर्मन में जब आए थे तो जर्मन में क्या करते हैं, जर्मन जो है ना, जर्मनी 300 भागों में टूटा था। कितना भाग में, 300 भाग में टूटा था। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे यहाँ के भी, तो क्या किए, किसी भी तरह से जब जर्मनी आए नेपोलियन, तो 300 भाग में, यानी जर्मन जो था ना, यहाँ पे बताते हैं ये जर्मन है, ठीक है, जर्मन 300 भाग में टूटा था। कितना भाग में, 300 भाग में। अभी 300 भाग में टूटा था ना, तो इसको कैसे इकट्ठा किया जाए जर्मन को, है ना। इस तरह जर्मन है, तो जर्मन 300 भाग में टूटा था। कितना, 300 भाग में। तो इसमें से क्या किए, दिमाग लगाए नेपोलियन दिमाग लगाया, क्या किया, इसमें से 39 गो जो भाग टूटा था इसका, 39 गो भाग को मिला दिया, यानी 39 गो जो इसका प्रांत था सभी को मिला दिए। मिलाने के बाद उसका नाम रखे क्या, जर्मन राइन संघ, यानी 39 गो जो जगह इसका था जर्मनी के, मिलाने के बाद उसका नाम रखे क्या, जर्मन राइन संघ। याद रखिएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं जर्मन राइन संघ, है कि जर्मन राइन संघ, जर्मन राइन संघ, ठीक है, एक संघ बना दिए जर्मन राइन संघ, यानी 39 गो था इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये नेपोलियन काम कर दिए। अब नेपोलियन क्या किया, यहाँ तो कर दिया, अब यहाँ पे नेपोलियन का जन्म दुश्मन, यानी नेपोलियन का दुश्मन जन्म लेता है। अब नेपोलियन का दुश्मन जन्म कौन होता है, तो देखिए यहाँ पे नेपोलियन का जो दुश्मन होता है, अब देखता है कि अरे ये तो पूरा फ्रांस में और इटली में पूरा जो है यहाँ की राज व्यवस्था मतलब ठीक है। देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ के जो लोग थे क्या किए, मतलब फ्रांस के सॉरी इटली के बड़ा खुश हो गए कि वाह बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, फ्रांस में ये सब करने के बाद ये नेपोलियन जो है फ्रांस से बाहर आए, तो यहाँ के ये अच्छा काम किए और यहाँ पे 39 प्रांत की एक साथ मिलाने के बाद जर्मन राइन संघ हो गया। तो देखा कि अब जो इसका दुश्मन जन्म लिया, किसका, नेपोलियन का दुश्मन, ठीक है, नेपोलियन का दुश्मन जन्म लिया, नेपोलियन का दुश्मन कौन, नेपोलियन का दुश्मन जन्म लिया, नेपोलियन का दुश्मन, ठीक है। अब देखिए नेपोलियन का दुश्मन कौन है, तो नेपोलियन का दुश्मन यहाँ पे लिखते हैं, नेपोलियन का दुश्मन यहाँ पे लिखते हैं 4 गोटा। नेपोलियन का दुश्मन एक है इंग्लैंड, कौन है, इंग्लैंड, नेपोलियन का दुश्मन इंग्लैंड है। और एक दुश्मन है परसा, कौन है, परसा। और एक दुश्मन है इसका ऑस्ट्रिया, कौन, ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया एक दुश्मन इसका हो गया। और एक दुश्मन इसका रूस, कौन हो गया, रूस। तो ये जो दुश्मन है ये सब बैठक किए और इसमें बैठक में क्या किए कि अरे इस जो है ना चारों मिलकर बैठक किए, किसको खिलाफ, तो नेपोलियन के खिलाफ कि अरे जो है ना इटली में सभी जगह राजा का समाप्त कर रहे हैं नेपोलियन, सभी को जीत रहा है, हम लोग को भी कहीं ना हरा के जीत ले, चाहे किसी भी तरह से जीत ले, है ना। तो इसलिए क्या किए, इसके साथ साजिश रचे, है ना, नेपोलियन के लिए खिलाफ में ये सब चारों जो है देश आप आगे आ गए, है ना, उसके
यानी कि दुश्मन बन गए, ठीक है, मारने के लिए। सिंपल बात है, कोई अच्छा काम करते तो उसका दुश्मन हो ही जाता है ना। और नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन को भी डर लगने लगा। नेपोलियन क्या किया, इटली के जितने भी मतलब जो जनता थे, मतलब उसको सैनिक में जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिए। क्या किए, भर्ती करना स्टार्ट करिए। अब देखिए, अब कोई भी सैनिक में, सेना में अगर मान के चलते जाना नहीं चाहता है और उसको जबरन पकड़ पकड़ के, आप कोई रात में सुतल है, बोले चलो सैनिक में भर्ती करना है तुमको। अब बताइए, जबरन कोई अगर पकड़ के आपको ले जाए कि नहीं सेना में भर्ती करना है, तो आप क्या करिएगा बताइए। आपके माता पिता क्या करेंगे, गुस्सा होंगे, यानी आक्रोश बढ़ जाएगा, है ना। यानी उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, किसके, नेपोलियन के खिलाफ। नेपोलियन पर गुस्सा आ गया कि नेपोलियन जो था बोला था कि नहीं, अब हमारे खिलाफ। नेपोलियन क्या कर रहा था कि अब मैं ही राजा हूँ। अब अपने आप को नेपोलियन क्या किया, राजा घोषित कर लिया। क्या कर लिया, घोषित कर रहा था अपने आप को नेपोलियन, घोषित कर लिया राजा, है ना, कि मैं राजा हूँ, मैं राजा, हाँ मतलब राजा हूँ, राजा नहीं राजा, ठीक है। तो यहाँ के इटली के और जर्मनी की जनता क्या कि बहुत गुस्सा गए, और यहाँ पे जितने भी जनता थे इसके साथ देना नेपोलियन को छोड़ दिए। और यहाँ के नेपोलियन, इटली के, जर्मनी के जो भी जनता थे और जो सैनिक में भर्ती हुआ था, जो भी लड़का से यहाँ से जो भी था वो भर्ती किया गया था पहले से, जो भर्ती यानी कि भर्ती हो गया था, तो यहाँ की जनता साथ देना जब छोड़ दिया, तो यहाँ से जो भी यानी सेना में भर्ती था वो भी सब, जब इससे लड़ाई हुआ वाटरलू का युद्ध, क्या युद्ध